जय श्री राधे फ्रेंड्स। जीनत हर जगह पर लॉकेट ढूंढ रही थी। फाइनली ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाले ड्रॉर को उसने खोला तो उसकी आंखें चमक गई। उसका लॉकेट वहीं पर रखा हुआ था, जैसे कि उसने उम्मीद की थी। ये लॉकेट यहीं पर गिर गया था। अपने लॉकेट को वह तुरंत हाथों में उठा लेती है और उससे राहत की सांस आती है। वह लॉकेट कस के गले से लगा लेती है। यह लॉकेट बचपन से ही उसके गले में था। वह बहुत संभाल कर इसे रखती थी। यह उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती था। वह फटाक से अपने लॉकेट को पॉकेट में डालती है और बाहर जाने लगती है। वह दरवाजे के पास पहुंचती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे करती है और आरुष ऑलरेडी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। वह जीनत को देख नहीं पाता और जीनत एकदम से उसके सीने से टकरा जाती है। अचानक आरुष आ गया तो जीनत उसके सीने से टकरा गई, उसके मजबूत मस्कुलर सीने से। उसने नज़रें ऊपर करके देखा तो आरुष उसे देख रहा था। जीनत तो तुरंत 4 कदम पीछे हो गई। आरुष चुपचाप उसे देखता रहा। जीनत ने कहा, अब मैं चलती हूँ। आरुष के बगल से तुरंत ही निकल जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ अकेले उसे आरुष के साथ थोड़ा-सा अजीब लग रहा था। जैसे ही निकलने लगी, आरुष ने उसकी कलाई पकड़ ली। जीनत ने आँखें बड़ी की। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही आरुष पलटा और उसे बाहों में खींच लिया। जीनत एक बार फिर से उसके सीने पर जा गिरी और उसके हाथ उसकी कमर पर चले गए। जीनत की आंखें बड़ी हो गई थी, उसके चेहरे पर शौक नज़र आ रहा था। एकदम से यार, इसकी हरकतें उसे समझ में नहीं आई, लेकिन उसका नज़दीक होना उसकी धड़कनों को बहुत तेज़ ज़रूर कर रहा था। उसने पीछे होने की कोशिश की, लेकिन आरुष ने अपने हाथों की ग्रिप मजबूत रखी और उसे करीब रखा। जीनत आरुष से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? आरुष जीनत की आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझे देखते ही भागने क्यों लगती हो? जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तुम मुझसे 10 कदम दूरी बनाकर खड़ी हो जाती हो, क्यों? तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? जीनत ऑकवर्ड होकर नजरें दूसरी तरफ करते हुए बोली, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम्हारे सामने आते ही मैं तुम्हारे ऊपर कूद जाऊं? आरुष ने तिरछा सा मुस्कुराकर कहा, वेल, यही ये भी सही है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ज़ीनत तो आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखकर बोली, लेकिन मुझे है। मैं तुम्हारी उन कोल्ड डेस्परेशन गर्लफ्रेंड में से नहीं हूँ। आरुष धीरे से उसके करीब आता है। अचानक उसका करीब आना ज़ीनत को हैरान और अनकंफर्टेबल कर देता है। वह पीछे होने की कोशिश करती है, मगर आरुष की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाती। धीरे से आरुष अपने चेहरे को उसके कान के पास लेकर आया और धीमी आवाज़ में बोला, मगर तुम्हारा मुझे ऐसे दूर भागना मुझे तुम्हारे लिए डेस्परेट कर रहा है। जीनत का हार्ट बीट स्किप कर जाता है। आरुष चेहरा पीछे करता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वह प्यार से उसके होठों को अपने अंगूठे से हल्का सा सहलाते हुए बोला, मैंने तुम्हें कुछ कहा था, तुम्हें याद है? आरुष का मतलब उस रात वाली बात से था। उसने कहा था कि क्यों ना वह उसकी असली गर्लफ्रेंड बन जाए। आरुष का अंगूठा जीनत के होठों पर टहल रहा था। उसके होठ नरम थे। छूते ही आरुष का इन्हें टेस्ट करने का बहुत बुरी तरीके से मन करने लगा। जीनत तो उसके सीने पर हाथ रख उसे पीछे करते हुए बोली, आरुष, अब तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। जीनत की बात सुनकर आरुष के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वह उसकी आंखों में देखता है और पेनफुली वह सच में कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। आरुष बस आरुष बस उसे बाहों में लेना चाहता था, उसे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। आरुष ने उसकी कमर से अपना हाथ हटाकर कहा, सॉरी। जीनत 4 कदम पीछे खड़ी हो गई और वह जैसे ही आरुष की बाहों से दूर हुई, अचानक आरुष की बाहें खाली सी महसूस हुई। उसका वार्मथ उसकी बाहों से दूर हो गया। दोनों के बीच अजीब सी साइलेंस थी। फाइनली जीनत ने आरुष से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मगर मैं एक बात बता दूं, मेरे लिए मेरे साथ रिस्पेक्ट, मेरी डिग्निटी बहुत मायने रखती है। 4 पैसे देकर अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो, तो तुम्हारी सोच गलत है। मुझे वो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं जो मेरी बिना परमिशन के मेरे नज़दीक आने की कोशिश करें। मैं तुम्हें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट कर चुकी हूँ। उम्मीद है कि आगे से तुम अपनी लिमिट्स में रहोगे। जीनत की बात सुनकर आरुष हैरानी से उसकी तरफ देखता है। क्या वह सच में ऐसा सोचती है, और क्या मतलब है उसका कि 2-4 पैसे देकर वह कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है? फाइनली वह पूछे बिना नहीं रह पाता, तुम्हें क्या मैं इतना बुरा लड़का लगता हूँ जो पैसे देकर तुम्हारे साथ ऐसी वैसी हरकत करूँगा? क्या इतना ठरकी लगता हूँ कि ज़बरदस्ती करने पर उतर आऊँगा? जीनत आरुष से बोली, अगर ऐसा होता तो मैं पहली बार में ही तुम्हारे ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती। मैं ये नहीं कह रही मैं ये नहीं कह रही कि तुम बहुत बुरे लड़के हो, हाँ, पर थोड़े ठरकी हो और आदत से मजबूर। मैं बस हमारे बीच में एक लाइन ड्रॉ करना चाहती हूँ। तुम दूसरी लड़कियों के साथ जैसे फ्लर्ट करते हो, उसके नज़दीक जाते हो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे पसंद नहीं है। मैंने
तुम्हारे पैसे लिए हैं तो तुम्हारा काम कर रही हूँ, लेकिन तुमने लिमिट क्रॉस की तो मैं यह काम छोड़ के चली जाऊँगी। मैं गरीब हूँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरी भी, जिसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करूँगी। ये बोलकर ज़ीनत वहाँ से चली जाती है और उसकी हरकतों को वह काफ़ी साफ-साफ देख सकती थी। वह हर बार बिना परमिशन के उससे नज़दीक आता था, कभी भी उसे किस कर लेता था, उसे बाहों में ले लेता था। ये असली बॉयफ्रेंड वाली हरकतें वो नहीं कर सकता, वह उसका असली बॉयफ्रेंड नहीं है। आखिर ये करना क्या चाहता है? ऐसा नहीं है कि ज़ीनत को आरुष बहुत बुरा लगता था या बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उसके नज़दीक वो उसके नज़दीक आता था तो कहीं न कहीं वो भी बहक जाती थी और उसे इसी बात का डर था। किस करके जब आरुष घर से गया तो ज़ीनत के दिमाग में एक ही ख़्याल आया, उसे इस आदमी से दूर ही रहना होगा, क्योंकि अगर ये ऐसी हरकतें करता रहा तो कहीं गलती से वो आदमी के प्यार में ना पड़ जाए। दिल तुड़वा बैठेगी, यह आदमी ऑलरेडी इतनी सारी लड़कियों के साथ ये सब कुछ करता है, इसके लिए ये नॉर्मल बात होगी, पर ज़ीनत के लिए नहीं। और सच में एक ऐसे आदमी के प्यार में वो गिरना नहीं चाहती थी, जिस पर वो आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकती। एक प्लेबॉय के प्यार में कभी भी नहीं पड़ना चाहती थी, कभी भी नहीं। इसलिए उसे दोनों के बीच में की बाउंड्री को हमेशा सेट ही रखना होगा। ज़ीनत वहाँ से चली गई लेकिन आरुष वहीं पे खड़ा रहा। ज़ीनत की बातें उसे बेचैन सा कर रही थी। पहली बार उसे सीने में कुछ हलचल महसूस हुई, एक अजीब सा दर्द। और इस वक्त आरुष को धीरे-धीरे समझ में आ रहा था कि यह किस तरह की फीलिंग है। यह खालीपन उसे उस वक़्त महसूस हुआ था जब कायरा उससे दूर हुई थी, और अब जब जीनत के लिए महसूस हो रहा है तो इसका क्या मतलब? उसे सच में जीनत से प्यार हो गया है और उसे वो चाहिए। आरुष अपने सीने पर हाथ रखता है, उसे अपनी धड़कनों में तेज़ी महसूस होती है। आखिरी बार उसके दिल की धड़कनें सिर्फ़ कायरा के लिए तेज़ हुई थी, लेकिन अब वो जीनत के लिए भी तेज़ हो रही हैं और उसके दूर जाने से उसका दिल बेचैन भी हो रहा है, जो कभी किसी भी लड़की के लिए नहीं हुआ। आरुष हैरान लग रहा था। उसने अपने आप से कहा, तो क्या इसका मतलब मुझे सच में ज़ीनत से प्यार हो गया है? आई एम लव विद दैट पिज़्ज़ा डिलीवरी गर्ल। हाँ, इस वक़्त आरुष को सच में ये रियलाइज़ हो रहा था कि उसे ज़ीनत से प्यार हो गया और ज़ीनत उसे अपनी ज़िंदगी में डेस्परेटली चाहिए। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अब कैसे? अगर कोई और लड़की होती जिसे पटाना होता, तो आरुष के लिए चुटकी बजाने जैसा खेल था, क्योंकि वो ऐसी मीठी-मीठी बातें करने में एक्सपर्ट था। ऐसे फ्लर्ट करने में लड़कियाँ उसकी दीवानी हो जाएँ। लेकिन ज़ीनत उन लड़कियों से अलग है, वह उसके बारे में अच्छी तरह से जानती है और उसके ये फालतू के पैतरे उसके ऊपर असर भी नहीं करने वाले। अब आरुष की आँखों में एक अलग एक्साइटमेंट की चमक के साथ-साथ कन्फ्यूज़न और नर्वसनेस भी दिखाई दे रही थी। अब मैं क्या करूँ? ज़ीनत को देखकर तो साफ लग रहा है कि उसका मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ज़ीनत को अपने प्यार में गिराना होगा। वो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ प्लान करता हूँ उसके दिमाग में, लेकिन ज़ीनत की पर्सनैलिटी से अच्छी तरह से वाकिफ़ होकर वह जानता था कि वह सारे आइडियाज़ बेकार हैं, ज़ीनत पर काम नहीं करेंगे। तो फिर अब उसे ऐसा क्या करना होगा कि ज़ीनत उसके प्यार में गिर जाए? कुछ देर सोचने के बाद वह फटाक से अपना मोबाइल फ़ोन उठाता है और ग्रुप में एक मैसेज कर देता है, आई लव माई गर्लफ्रेंड बट विनिंग हर ट्रस्ट फील्स हार्डर देन विनिंग हर हार्ट। व्हाट टू डू? और उसका मैसेज देखते ही ग्रुप एकदम से फट जाता है। अंबर, ज़ीनत क्या किया उसने? वेट, क्या किया तुमने? आरुष, नथिंग मैन, शी डोंट ट्रस्ट मी। अधीर, वैसे इमेज ऐसी ही है तुम्हारी कि तुम पे ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। आरुष, शट अप। अधीर, हा हा, डोंट बी एंग्री। उसे डेट पर लेके जाओ और कहीं शॉपिंग पर भी। अंबर, ट्रिप भी अच्छी रहेगी। मैं तरह से पूछ सकता हूँ कि उसे क्या पसंद है? सिद्धार्थ, ये सब करने से ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? आरुष, तो क्या करूँ मैं? सिद्धार्थ, टाइम दो अपने रिलेशन को, तुम्हारी इमेज रातों रात नहीं सुधरेगी। अधीर, करेक्ट, आई एग्री, ट्रस्ट धीरे धीरे रहेगा। अंबर, और अच्छा होगा तुम बाकी लड़कियों से दूर रहो, ये लड़कियां बहुत इनसिक्योर होती हैं। अधीर, बिल्कुल, अगर जीनत ने तुम्हें किसी और दूसरी लड़की के साथ देख लिया तो उसके बाद उसका ट्रस्ट जीतना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। आरुष उनके मैसेज पढ़ रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मोबाइल फ़ोन को साइड में रखकर अपना सर पकड़कर बिस्तर पर गिर जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सारे भाई खुद अब तक सिंगल है। क्या वह उनसे रिलेशनशिप एडवाइस लेगा? कोई ना कोई तरीका तो ढूँढना होगा। उसे साफ-साफ लग रहा था कि ज़ीनत की आँखों में उसके लिए बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। शायद इसलिए वह उसके नज़दीक आने से घबरा रही थी कि अगर उसे बिल्कुल भी वह पसंद नहीं होता तो उसके चेहरे से, उसकी हरकतों से साफ पता चल जाता। जब भी वह उसे किस करता है, थोड़ा-सा
रजिस्ट करने के बाद जीनत भी किस करने लगती है। इसका एक ही मतलब है, वह करीब आना तो चाहती है लेकिन इतना भरोसा नहीं करती, इसलिए नहीं आ पा रही। और आरुष को उसका भरोसा जीतना होगा। शिवा एकेडमी पर अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद वहाँ से बाहर निकलती है। वो चुपचाप से सड़क के किनारे आगे बढ़ रही थी। आगे जाकर वह अपने लिए कोई ऑटो या रिक्शा रोकेगी, उसके बाद घर जाएगी। तभी अचानक उसके बगल से एक गाड़ी जाती है और किसी की आवाज़ सुनाई देती है, शिवा शिवा। उसने गाड़ी की तरफ देखा तो वहाँ पर सिद्धार्थ बैठा हुआ था। उसने शिवा से कहा, घर जा रही हो? शिवा ने जवाब दिया, नहीं, हिमालय जा रही हूँ। बोले तो संन्यास लेने के लिए। ये लड़की कभी सीधा जवाब नहीं देती। शिवा की बात सुनकर सिद्धार्थ हल्का हल्का हंस देता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शिवा ने आईब्रो ऊपर करके कहा, कहाँ? हिमालय? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, तुम्हारे घर, आओ बैठो। शिवा सिद्धार्थ की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद सिद्धार्थ गाड़ी ड्राइव करता है। उसने देखा कि शिवा के हाथ पर कुछ कट के निशान थे। उसे थोड़ी-सी हाथ में चोट लगी हुई थी, जगह-जगह पर। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी। सिद्धार्थ ने कहा, ये तुम्हारे हाथों में क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लगी हुई है तुम्हें? शिवा ने अपने हाथ देखे और बेफ़िक्र होके कहा, कुछ नहीं, छोटी-मोटी चोटें लगती रहती हैं। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन ये ठीक नहीं है, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँ? उसे इतना चिंता में देखकर शिवा उसकी तरफ देखकर बोली, तुम लोगों को साला छींक भी आती है तो डॉक्टर की गोद में जाकर बैठ जाते हो। बोले तो इतना दवाइयों पर ज़िंदा रहना ठीक नहीं है, समझा कि नहीं? ऐसे ज़ख्म बहुत खाए हैं अपुन ने, मेरा इनसे कुछ नहीं होगा, तो तू थोड़ा ठंडा हो जा। सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेता है और सामने रोड पर फोकस करते हुए कहता है, कभी-कभी तो मुझे हैरानी होती है कि तुम इतनी अजीब क्यों हो? शिवा ने कहा, अजीब? बोले तो तेरे को मेरे सर पर 2 सींग और पिछवाड़े पे पूँछ नज़र आ रही है? वाओ! ये और इसकी जुबान, जस्ट फॉरगेट इट। शिवा की बात सुनकर सिद्धार्थ और ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आई मीन तुम एक लड़की होकर तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो? शिवा हल्का-सा हँस देती है और फिर बाहर की तरफ देखकर कहती है, जिसके सर पर माँ-बाप का साया नहीं होता, जिसे कोई खिलाने-पिलाने, पालने-पोसने वाला नहीं होता, उसे अजीब बनना पड़ता है। सिद्धार्थ शिवा की तरफ देखता है, हल्की-सी हैरानी से। तो क्या इसका मतलब तुम्हारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में? शिवा ने कहा, नहीं, अपुन का एक चिरकुट है। पर पता नहीं आजकल किधर है। इसके अलावा अपना कोई नहीं। सिद्धार्थ कन्फ्यूज़ होकर बोला, चिरकुट? बोले तो शिवा सिद्धार्थ की तरफ देखती है। सिद्धार्थ को तुरंत रियलाइज़ होता है कि उसने लगभग शिवा की लैंग्वेज में सवाल पूछ लिया। बोले तो का क्या मतलब होता है ये टपोरी लैंग्वेज? उसने तुरंत अपना गला साफ किया, ऑकवर्ड होकर सामने देखते हुए कहा, मेरा मतलब चिरकुट कौन? शिवा एक लंबी सांस लेते हुए बोली, छोटी बहन। उसके बाद शिवा थोड़ी बहुत ओझल की बातें सिद्धार्थ को बताती है। सिद्धार्थ भी लगभग शांति से उसकी बातें सुनता है। शिवा का इस दुनिया में कोई नहीं, अपनी छोटी बहन को छोड़कर। यह सुन के उसे बुरा लगता है। वो शिवा से पूछता है, तो फिर अब तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? अगर वह किसी प्रॉब्लम में पड़ गई तो? शिवा को इस बात की चिंता ज़रूर थी, लेकिन उसे ओझल पर भरोसा भी था। उसने कहा, फिक्र मत कर, वो शिवा की बहन है, उसे पता है प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। सिद्धार्थ हल्का सा अपना सर हिला देता है। फिर उसने कहा, कुछ नई टेक्नोलॉजी के वेपन्स आए थे, ज़रूरत पड़े तो बताना। वेपन्स का नाम सुनते ही शिवा की आंखें जैसे चमक जाती हैं। उसे हथियार बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा। उसने कहा, ठीक है। उसके बाद वह कुछ ज़्यादा बोलती नहीं। एक तो शिवा की लैंग्वेज और उसकी खड़ी बातें मुश्किल से ही सिद्धार्थ को समझ में आती थी। फिर उसे जवाब देना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन एक बात तो पक्की थी, सिद्धार्थ शिवा को एडमायर बहुत करता था। उसे अपनी पूरी लाइफ में अपनी मॉम के अलावा शिवा ही एक स्ट्रॉन्ग लड़की दिखी है। जो दोनों चुपचाप बैठे हुए थे, तभी अचानक सिद्धार्थ की नज़र किसी अजीब चीज़ पर पड़ती है। वह देखता है कि रास्ते पर 3-4 लड़कियां 8-10 लड़कों के बीच में घिरी हुई थी। सिद्धार्थ तुरंत गाड़ी पर ब्रेक लगा देता है। शिवा एकदम गाड़ी रुक जाने से उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? टायर फट गया क्या? सिद्धार्थ सामने की तरफ इशारा किया और कहा, लगता है वह लड़कियां खतरे में हैं। आई थिंक हमें उनकी मदद करनी चाहिए। शिवा आगे की तरफ देखती है और वह सब देखने के बाद सिद्धार्थ से कहती है, साइड से गाड़ी निकाल और चल इधर से। यह सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से शिवा की तरफ देखता है और कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वह लड़कियां खतरे में हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। शिवा सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोली, ओ रॉबिन हुड पांडे, तेरे को लगता है तू उनकी मदद कर सकता है? अगर तेरे को इतनी खुजली मची है तो मदद करने की, तो पुलिस को फ़ोन कर। निकल यहाँ से, वरना बहुत मार पड़ेगी। देख नहीं रहा कितने सारे लोग हैं? सिद्धार्थ ने कहा, तो फिर क्या हो गया? हम बैठे बैठे तमाशा तो नहीं देख सकते, हमें मदद करनी चाहिए। शिवा ने कहा, तेरे को किसने बोला बैठे बैठे तमाशा देखेंगे? हम इधर बैठने वाले इच नहीं हैं। गाड़ी घुमा और कल्टी मार इधर से। बोले तो यह लोग बहुत डेंजरस हैं बाबा, वैसे कुछ नहीं करेंगे लड़कियों को, पैसे वैसे लूटेंगे और फिर छोड़ देंगे इनको।
ला, ऐसी लूट-पाट होती ही रहती है इधर। तू पंगे में हाथ मत डाल। अक्खी दुनिया में रोज़ हज़ारों क्राइम होते हैं, तो सबका रोकता फिरेगा या सबका ठेका लेगा? सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं मानता और कहता है, नहीं, पर मैं अपनी आँखों के सामने ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करने के लिए। यह बोलकर सिद्धार्थ अपनी सीट बेल्ट खोलने लगता है। शिवा अपनी आईब्रोज़ को ऊपर उठाती है। तू लड़ेगा इनसे? सिद्धार्थ ने कहा। तुम यहीं पर रहना और गाड़ी को लॉक करके रखना। यह बोलकर वो अपनी गन उठाता है और निकल कर उन लोगों के पास चला जाता है। शिवा बेफ़िक्री से अपने कंधे उठाती है और कहती है, लगता है गोबर खा के ही मानेगा। उसके बाद वह आराम से फैलकर गाड़ी की सीट पर बैठ जाती है। हाथों को पीछे करके रिलैक्स होकर सामने की तरफ देखती है कि अब सिद्धार्थ क्या करने वाला है। सिद्धार्थ अपनी गन को लेकर वहां पहुंचता है। वह लड़कियां घबराई हुई थी, एक दूसरे से चिपक गई थी। उनके सामने खड़ा गुंडा उन लड़कियों से बोला, चुपचाप जितना पैसा है निकाल, वरना यहीं चाकू से गला काट देंगे। लड़कियां डर जाती हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, एक घबराई हुई आवाज में बोली। तभी पीछे से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, दूर हो जाओ इन लड़कियों से, अगर किसी ने उन्हें टच किया तो अच्छा नहीं होगा। वो 8-10 गुंडे पलट कर देखते हैं तो सिद्धार्थ पीछे खड़ा हुआ था। उनकी आंखें कोल्ड और गुस्से में भरी थी, हाथ में गन थी। शिवा आराम से गाड़ी के अंदर रिलैक्स होकर बैठी हुई थी, अपने सर को एक हाथ से सपोर्ट करके रखा हुआ था और सामने जो भी कुछ हो रहा था वह खामोशी से देख रही थी। उसे वैसे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वह देखना चाहती थी कि सिद्धार्थ क्या करने वाला है। सिद्धार्थ हाथ में गन लेकर उन लोगों के सामने खड़ा हो गया था। उसने पॉइंट करते हुए कहा, दूर हटो इन लड़कियों से, अगर किसी ने भी इन लड़कियों को टच करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सारे गुंडे सिद्धार्थ की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। ये कौन है बीच में इंटरफेयर करने क्यों आया है? एक गुंडा सिद्धार्थ से बोला, कौन है बे तू और क्या चाहिए तुझे? जान से प्यार व्यार नहीं है क्या तुझे? सिद्धार्थ ने कहा, बिल्कुल प्यार है, पर मैं कायर नहीं हूं ना। लड़कियों को मुसीबत में देखकर तुम दबा के भाग नहीं सकता। क्या चाहिए तुम लोगों को? क्यों इन लड़कियों को परेशान कर रहे हो? दूसरे गुंडे ने कहा, हमें इन लड़कियों से जो चाहिए वो तो हम लेकर ही रहेंगे, और तुझे क्या लगता है कि तू इस खिलौने से हमें रोक सकता है? यह सुनकर सिद्धार्थ अपनी एब्रो को हल्का सा ऊपर उठाता है। खिलौना, हाँ। ये बोलकर सिद्धार्थ ने गन को फायर किया। गोली उस आदमी के पैरों के पास लगी। वह आदमी उछल के एकदम से 4 कदम पीछे हो गया। सारे गुंडे तुरंत ही अलर्ट हो गए। सिद्धार्थ ने उन लोगों से कहा, यह खिलौना तुम सबकी जान लेने के लिए काफी है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। कमजोर लड़कियों पर अपना जोर दिखाते हो, अगर हिम्मत है तो मुझसे टकरा कर दिखाओ। शिवा गाड़ी में बैठी थी, लेकिन सिद्धार्थ के डायलॉग उसे अच्छे से सुनाई दे रहे थे। अपनी आईब्रोज को हल्का सा ऊपर उठाते हुए कहा, ये साला अगर इसी तरह डायलॉग बोलता रहा तो ये लोग लपेट देंगे इसे। अबे लड़कियों को निकाल और भाग इधर से। क्या फोकट में टाइम पास कर रेला है उधर? सिद्धार्थ लड़कियों की तरफ देखकर बोला, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। वह लड़कियां घबराकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, मगर सिद्धार्थ के हाथ में गन थी। वह गुंडे खामोशी से खड़े हुए थे। यह देखकर वह लड़कियां थोड़ी हिम्मत करके वहां से निकल जाती हैं। उनके चले जाने के बाद सिद्धार्थ उन सबको वार्निंग देते हुए बोला, अगर आइंदा से मैं तुम में से किसी को भी देख लिया किसी भी लड़की को परेशान करते हुए या ऐसी हरकत दोबारा करते हुए देख लिया तो। उसने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से एक गुंडा आया। सिद्धार्थ के हाथ पर जोर से साइकिल की लोहे वाली चैन मारी। सिद्धार्थ के हाथ से एकदम से गन छूट गई और उसके पैरों में गिर गई। उस आदमी ने तुरंत गन उठाई और अपने हाथ में उछालने लगा। सिद्धार्थ हैरान रह गया। उसने इस हमले की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। अब उसकी गन भी उसके पास नहीं थी और सारे गुंडे उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। सिद्धार्थ को ऐसे खड़ा देखकर एक गुंडे ने कहा, क्या हुआ, अब नहीं मारेगा? मर्दानगी के वो बड़े बड़े डायलॉग, या फिर तेरी मर्दानगी इस बंदूक में ही थी? सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन कड़क हो जाते हैं। वो उन लोगों से बोला, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तभी उन गुंडों ने सिद्धार्थ को अच्छे से देखा और फिर पीछे उसकी बड़ी सी गाड़ी को भी। उन्होंने ये भी देखा कि गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई है। गुंडे ने अपनी गर्दन में उस लोहे की साइकिल वाली चैन को डालते हुए कहा, वैसे लौंडा दिखने में पैसे वाले घर का लगता है, इसकी तो अंडरवियर भी बहुत महंगी होगी और साथ में आइटम को भी रखे हुए है। सही है, लगता है आज हमारा बढ़िया मुनाफा होने वाला है। उन सारे गुंडों का मकसद बिल्कुल क्लियर था। वह सिद्धार्थ को पहले ऊपर से नीचे तक लूटेंगे, उसके पास जो भी कीमती चीज है वो सारी, फिर गाड़ी में बैठी हुई उस लड़की के साथ क्या करना है ये भी तो डिसाइड करना है। उनके इरादे को समझते हुए सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, सोचना भी मत,
इन लोगों को क्या लगता है कि यह लोग शिवा से उलझ सकते हैं? बेवकूफ़, लेकिन उस तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले तो उनसे मैं ही निपट लूँगा। सिद्धार्थ उन लोगों से बोला, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, या तो यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। एक आदमी आगे आया, सिद्धार्थ के कॉलर को पकड़ा और कहा, नहीं जाएंगे, जो करना है कर। सिद्धार्थ ने तुरंत उस आदमी की कलाई को पकड़ा और कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। सिद्धार्थ उसके हाथ को पकड़कर एकदम से मरोड़ देता है, जिससे उसके कंधे की हड्डी चटक जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। उसके बाद वे सारे गुंडे सिद्धार्थ पर हमला करने के लिए आगे आते हैं और सिद्धार्थ उनके साथ फाइट करने लगता है। शिवा खामोशी से ये सब देख रही थी। वो पॉकेट में हाथ डालकर सिगरेट निकालती है, मुंह में रखती है, लाइटर से जलाती है और खामोशी से फाइट देखने लगती है। सिद्धार्थ का फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं था। एज एक्सपेक्टेड, शिवा ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जल्द ही सिद्धार्थ के ऊपर वो सारे लोग काबू पा लेते और सिद्धार्थ अकेला था जो उन लोगों से मार खा रहा था। यह देखकर शिवा ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बस चेहरे पर थोड़े अनोइंग एक्सप्रेशन आ गए। तभी अचानक फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि सिद्धार्थ का फ़ोन बज रहा है। उसने उठाया तो अयाना उसे कॉल कर रही थी। जी मैडम, दूसरी तरफ से शिवा की आवाज़ सुनकर अयाना ने कन्फ्यूज़न में कहा, शिवा, सिड का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो कहाँ पर है? शिवा ने सामने देखकर सिगरेट का कस लेते हुए कहा, मार खा रहा है। शिवा की बात सुनकर अयाना थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, मार खा रहा है मतलब? शिवा ने क्लियर करते हुए कहा, बोले तो उसके अंदर का चुलबुल पांडे जाग रहा है। सड़क के गुंडों से अकेले ही भिड़ने चला था, अब वो लोग बिना साबुन के उसे धो रहे हैं। अयाना कंफ्यूज हो गई और हैरान भी। उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने तुरंत कहा, मैं वीडियो कॉल करती हूँ। कॉल कट करके उसने तुरंत वीडियो कॉल किया। शिवा ने वीडियो कॉल उठाया तो अयाना का बेचैन चेहरा स्क्रीन पर नजर आया। शिवा ने अयाना को चल रही फाइट दिखाई। साफ क्लियर दिखाई दे रहा था सिद्धार्थ उन लोगों से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह लोग बहुत ज़्यादा थे। मुमकिन ही नहीं था कि सिद्धार्थ अकेले उन्हें संभाल सकता। और सीरियसली सिद्धार्थ मार खा रहा था, यह देखकर अयाना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत शिवा से कहती, शिवा, सिद्धार्थ की हेल्प करो, वह लोग उसे मार रहे हैं और तुम क्या कर रही हो? शिवा ने हल्के से कंधे उठाते हुए बेफिक्री में सिगरेट का कस लिया और कहा, उसने बोला है कि अपन गाड़ी लॉक करके अंदर ही पड़ी रहे तो मैं पड़ी हूँ। शिवा की बात सुनकर ऐना स्पीचलेस हो जाती है। होठों को कस के दांतों के नीचे दबाते हुए उसने शिवा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, शिवा, आई नो कि सिद्धार्थ लड़का है और तुम लड़की हो, और आई नो उसने ऐसा क्यों बोला होगा क्योंकि उसे लगा वह संभाल लेगा, लेकिन क्या तुम प्लीज़ मेरे बेटे की मदद कर सकती हो? शिवा ने अयाना से कहा, मैंने की थी, मम्मी कसम मैंने की थी। इसको मैंने बोला था इधर से कट ले, लेकिन नहीं, इसके अंदर तो बोले तो इंसानियत का भूत सवार हो गया। इसको उन लड़कियों को बचाना था और खुद फड्डे में पैर डालना था। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अयाना थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली। सिद्धार्थ थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड है, किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। शिवा, प्लीज़ हेल्प हिम। शिवा एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ ठीक है, मैं देखती है। उसके बाद वह कॉल कट कर देती है, गाड़ी से बाहर निकलती है, चलते हुए आगे आती है और गाड़ी के बोनट पर बैठ जाती है। एक गुंडा हंसते हुए सिद्धार्थ को पकड़ते हुए बोला, बहुत हीरो बन रहा था लड़कियों के सामने, अब क्या हुआ? चल इसके साथ घड़ी निकाल, बहुत महंगी है, और इसका फ़ोन भी निकाल, अंगूठिया चैन सब निकाल, नंगा कर दे साले को, कच्छा भी निकाल इसका। वह लोग सिद्धार्थ को पकड़ लेते हैं और उसका सामान लूटने लगते। सिद्धार्थ छटपटाते हुए बोला, छोड़ो मुझे, तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तभी एक गुंडा सिद्धार्थ के मुंह पर जोर से घुसा मारता है। शिवा एक गहरी सांस लेकर हेल्पलेस अनोइंग आवाज में बोली, टक टक टक, साला, माँ दुनिया भर की लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रही है, खुद का बेटा कुत्ते की तरह पिट रहा है। कोई इस लौंडे को भी लड़ना सिखाओ यार, ये लौंडा तो फूलों से भी ज्यादा नाजुक है। सिद्धार्थ को जमीन पर गिरा दिया जाता है और फिर वह लोग बुरी तरह से उसे मारने लगते हैं। सिद्धार्थ शिवा की तरफ देखता है जो आराम से बैठी सिगरेट पी रही थी। ओ मैन, सीरियसली? वो वहाँ धोबी घाट के कपड़े की तरह पटक पटक कर धोया जा रहा है और ये बैठकर देख रही है जैसे कोई पिक्चर चल रही हो। सिद्धार्थ चिल्लाकर बोला, शिवा हेल्प मी प्लीज। डिग्निटी गई भाड़ में। सिद्धार्थ को रियलाइज हो गया था कि वह इन लोगों के हाथों से इतनी आसानी से बचने वाला नहीं है और अब तो शिवा ही उसकी हेल्प कर सकती है। शिवा ने अपने सिगरेट की राख को जमीन पर झाड़ते हुए कहा, हाँ बस थोड़ी सी रह गई है, इसको खत्म करके आती है अपन। शिवा की बात सुनकर सिद्धार्थ डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखता है, क्या ये सीरियस है? वह यहाँ जानवरों की तरह मार खा रहा है, इस लड़की को अपनी सिगरेट की पड़ी है। सिद्धार्थ ने चिल्ला के कहा, ये बकवास कर रही हो तुम? शिवा, मेरी मदद करो, भाड़ में जाए तुम्हारी सिगरेट। हेल्प मी, गॉड डैम इट।
गुंडे उस पर लात पे लात बरसा रहे थे। एक गुंडे ने हंसते हुए कहा, साला लड़की से मदद मांग रहा है और अपने आप को मर्द भी बोलता है। सिद्धार्थ की हरकत पर वो लोग जोर जोर से हंसते हैं मगर उसकी धुनाई जारी रखते हैं। शिवा ने सिद्धार्थ से कहा, तेरा दिमाग खराब है? तेरे को पता है सिगरेट की कीमत क्या है? तेरे को पता है कितनी महंगी हो गई है? तू क्या चाहता है? तेरे को बचाने के चक्कर में अपनी आधी सिगरेट बर्बाद कर दूं? रुक जा, अभी 2 मिनट तक मार खा ले, तब तक मैं इसे खत्म करती है। सिद्धार्थ सड़क पर पड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर दर्द से सुन्न पड़ चुका था और सांसें टूट टूट कर निकल रही थी, जबकि गुंडे उसे घेरकर अभी तक लात और मुक्कों से पीटे जा रहे थे और उसकी फालतू हंसी और अंधेरी सड़क पर गूंज रही थी। जैसे ही सिद्धार्थ के मुंह से खून निकला, उसी वक्त शिवा ने सिगरेट का आखिरी लंबा कश लिया, धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ा और फिर बिना जल्दबाजी के सिगरेट को नीचे गिराकर अपने जूते से मसल दिया। जैसे ही सिगरेट बुझी, वैसे ही उसके चेहरे से सारा आलस और मजाक उड़नछू हो गया और आंखों में वो ठंडा खतरनाक सन्नाटा उतर आया जो अक्सर किसी के लिए अच्छा साबित नहीं होता। उसने जैकेट उतारकर सीट पर फेंकी, स्लीव्स ऊपर चढ़ाई, कलाई घुमाकर उंगलियों की हड्डी चटकाई और बिना ब्रेक एक शब्द बोले गुंडों की तरफ बढ़ चली। पीछे से किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही एक गुंडा सिद्धार्थ को बालों से पकड़कर अगली लात मारने ही वाला था, तभी पीछे से आई शिवा की जोरदार किक ने उसे जमीन पर उखाड़कर आगे की तरफ उछाल दिया और यह आदमी धड़ाम से सड़क पर गिर गया। अचानक हुए इस हमले से सब लोग चौंक गए। ये लड़की एक्चुअली में उसने फाइट करने आई है। एक गुंडा उसे दबोचने वाला ही था कि शिवा ने उसके बाल पकड़कर सिर को पास खड़ी गाड़ी के दरवाजे पर इतनी जोर से मारा कि शीशा चटक गया और खून उसके माथे से बहने लगा। शिवा ने उसे वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गई, जैसे उसके लिए यह सब कुछ मामूली बात हो। वह सारे गुंडों की नज़र उसी पर थी। एक ने गाली बकते हुए उस पर झपट्टा मारा, मगर शिवा ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया, पूरा शरीर घुमाया और उसी की ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी पीठ सड़क से टकराई और उसकी चीख निकल गई। दूसरे गुंडे ने पीछे से लोहे की चैन घुमाकर वार किया, लेकिन शिवा झुक गई। चैन हवा को चीरती हुई निकल गई और अगले ही पल उसने वही चैन पकड़कर पूरी ताकत से खींचते हुए उस आदमी को अपनी तरफ खींचा और उसका चेहरा सीधा अपने घुटनों से टकरा दिया। नाक फूटने की वजह की आवाज़ साफ सुनाई दी और आदमी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। सड़क पर अब हंसी की चीखें नहीं थी और जमीन पर पड़ा सिद्धार्थ आधी बंद आंखों से यह सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की अभी तक गाड़ी पर बैठकर सिगरेट पी रही थी, वही अब इन सब पर कहर बनकर टूट रही है। अब गुंडों ने शिवा को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना कोई जल्दबाजी। वह पूरे शांत और कंट्रोल में दिख रही थी, जैसे यह सब उसके लिए रोज का खेल हो। एक गुंडा चाकू निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता है और फालतू बकवास करते हुए उसे डराने की कोशिश करने लगा, मगर शिवा ने सिर्फ उसकी तरफ देखा। अगले ही पल बिजली की तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने उस चाकू वाले हाथ को पकड़ कलाई मोड़ दी। पकड़ ढीली पड़ते ही चाकू नीचे गिर गया। शिवा ने उसे उठाने की जरूरत भी नहीं समझी। उसने सीधे खुली हथेली से उसके चेहरे पर एक ऐसा वार किया कि वह लड़खड़ा गया और अगले ही पल उसका सर पकड़कर सड़क पर लगातार 3-4 बार पटका। पहली बार में ही उसकी चीख निकली, दूसरी बार में खून फैला और तीसरी बार में वो पूरा शांत हो गया। यह देखकर बचे हुए गुंडे के चेहरे उतर चुके थे। एक ने डरते हुए कहा, ये लड़की ठीक नहीं लग रही, और दूसरा भागने की कोशिश करने लगा, मगर शिवा ने दौड़ते हुए पीछे से उसे पकड़ लिया, उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे हवा में उठाया और पास खड़ी गाड़ी के बोनट पर फेंक दिया, जिससे बोनट अंदर की तरफ धंस गया। आखिरी बचा गुंडा घबराकर सिद्धार्थ को ढाल की तरफ पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। पापा पास मत आना वरना मार दूंगा इसे। जिस पर शिवा कुछ सेकंड के लिए रुकती है। सिद्धार्थ ने उसकी नजरें टकराती सिद्धार्थ बोला, मेरी फिक्र मत करो। शिवा की आंखें सिकुड़ जाती है और वह सड़क से एक पत्थर उठाकर बिना ज्यादा सोचे सीधे फेंक देती है। पत्थर गुंडे की कलाई पर लगता ही उसका हाथ खुल जाता है और सिद्धार्थ नीचे गिर पड़ता है। अगले पल शिवा वहां पर पहुंच चुकी थी और एक ही घुस्से में उस गुंडे का जबड़ा लॉक कर देती है। वह पीछे गिरता है और फिर उठ नहीं पाता। सड़क पर अब सिर्फ कराहों की आवाजें आ रही थी। हर तरफ
टूटे हुए शीशे पड़े थे। शिवा ने गहरी सांस ली, अपने हाथों को धूल झाड़ी और फिर सिद्धार्थ के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठाया। तू ठीक है? सिद्धार्थ काफी कमजोर महसूस कर रहा था। वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने हल्का सा सर हिलाकर कहा, हाँ, थैंक यू वेरी मच मेरी हेल्प करने के लिए। थोड़ी देर में सिद्धार्थ गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठा होता, शिवा ड्राइवर सीट पर गाड़ी चला रही थी। सिद्धार्थ को जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ पट्टी की गई थी। वह अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहे थे और सिद्धार्थ अपनी जगह पर काफी ज़्यादा ऑकवर्ड होकर बैठा था। वह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा, इतना ज़्यादा शर्मिंदा तो उसने ज़िंदगी में कभी भी महसूस नहीं किया जितना इस वक्त वह शिवा के सामने लग रहा था। पता नहीं वह क्या सोच रही होगी उसके बारे में, लेकिन उसकी शर्मिंदगी को शिवा ने महसूस किया। उसका होठ हल्का सा तिरछा ऊपर उठ गया और वो सामने देखते हुए बोली, अच्छी कोशिश की तूने। सिद्धार्थ शिवा की तरफ देखता है। शिवा की बात सुनकर वह और ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह उसकी तरफ ज़्यादा नहीं देख पाता। उसने धीरे से कहा, हेल्प करने के लिए थैंक्स। सिद्धार्थ की बात सुनकर शिवा हंसने लगती है। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखता है। यह उसके लिए सरप्राइजिंग था। उसने कभी भी शिवा को ऐसे हंसते हुए नहीं देखा था। अगर देखा जाए तो वह हंसते हुए बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसकी हंसी सिद्धार्थ को शर्मिंदा कर रही थी, बहुत ज़्यादा। शिवा ने कहा, हिम्मत तो है तेरे अंदर, बस थोड़ा सा लड़ना सीख जाए तो अच्छा होगा। उसके बाद उसने सिद्धार्थ से कहा, तेरी मॉम सबको सेल्फ डिफेंस सिखाती है, कभी तेरे को नहीं सिखाया क्या? सिद्धार्थ ने कान के पीछे हल्का सा खुजाते हुए कहा, एक्चुअली उन्होंने कई बार बोला, लेकिन मुझे कभी पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिली और फिर उसके बाद बिजनेस संभालने में लग गया तो टाइम भी नहीं मिला कभी इन सब चीज़ों के लिए, और बॉडीगार्ड्स तो साथ में रहते ही थे, इसलिए कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। शिवा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, अब महसूस हो रही है? शर्मिंदगी से सिद्धार्थ का चेहरा लाल हो गया था। वह बाहर की तरफ देखने लगा। आज तो शिवा के सामने उसका पोपट हो गया। उसे सच में सेल्फ डिफेंस सीखने की ज़रूरत है। अगर शिवा वहाँ पर नहीं होती तो पता नहीं उसका क्या हाल होता। एक आदमी होने के नाते उसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और यहाँ उसकी जान एक लड़की ने बचाई। यह लगभग शर्म की बात है। तभी कुछ सोचकर अचानक सिद्धार्थ की आंखें चमक जाती है। वह शिवा की तरफ देखकर बोला, तुम सिखाओगी मुझे? अचानक उसकी बात सुनकर शिवा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, क्या? मैं? नहीं 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 नहीं, अपुन के पास। उसने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। सिद्धार्थ की हरकत से शिवा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। प्लीज शिवा, प्लीज प्लीज मना मत करना प्लीज। मैंने तुम्हें 2 बार लड़ते हुए देखा। यू आर जस्ट अमेजिंग, प्लीज मुझे सिखा दो। अचानक से शिवा अपने हाथों की तरफ अपने हाथों की तरफ देखती है जिसे सिद्धार्थ ने अपने हाथों में पकड़ रखा था, और फिर उसकी तरफ उसकी आंखें बहुत नरम और डेस्परेट लग रही थी। वह रिक्वेस्ट कर रहा था बहुत डेस्परेशन के साथ। सिवा अपना सलाइवा गटक लेती है। एक तो सिद्धार्थ की बड़े बड़े हाथों की नरमाहट जो कि उसकी हथेली में जा रही थी, उसके बदन में अजीब सा करंट पैदा कर रही थी। अपने हाथ को थोड़ा ऑकवर्डली पीछे खींचते हुए शिवा ने कहा, मैं देखेगी। यह सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर ब्राइट स्माइल आ जाती है। ओके। वह इतना खुश और एक्साइटेड लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका फेवरेट टॉय मिल गया हो। उसे ऐसे देखकर शिवा को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। फाइनली वह एक गहरी सांस लेती है और अपनी तेज़ धड़कनों को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए ड्राइविंग पर फोकस करती है। उसे इस उसे इस चिकने लौंडे से डिस्टेंस बनाए रखने की ज़रूरत थी। पता नहीं साला ये उसके बदन में कौन सा करंट पास करता है कि उसकी धड़कन ही तेज़ हो जाती है। ओझल बंगले की टेरेस पर आराम से खड़ी हुई थी। चिन के नीचे हथेली रखकर वो आराम से आसपास का नज़ारा देख रही थी। धूप में उसका चेहरा मोती की तरह चमक रहा था और आंखें एकदम शांत, खामोश। बाल हल्का हवा में लहरा रहे थे, जो उसे बहुत खूबसूरत बना रहे थे। अरमान हाथ में फुटबॉल लेकर वहां आता है और देखता है कि ओजल कॉर्नर पर खड़ी है। उसे वहां खड़ा हुआ देखकर अरमान की आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है। वह चलकर उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ चुका, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओजल एक नज़र अरमान की तरफ देखती है। आज अरमान का चेहरा हल्का सा पीला लग रहा था। आज ओजल का मूड भी कुछ अच्छा नहीं था। आज वह बिल्कुल लड़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह शांति से खड़ी रही। उसने फिर सामने देखते हुए कहा, क्या चाहिए आपको मिस्टर जूनियर ठाकुर? क्या आप मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओजल की बात सुनकर अरमान बोला, अकेला? तुम क्या अपने आप को यहाँ के प्रिंस समझती हो जो मैं तुम्हारे ऑर्डर पर चलूंगा? और क्या मतलब है तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? तुम मेरी केयर टेकर हो, तुम्हें 24 आवर्स मेरे आसपास रहकर मेरा ख्याल रखना चाहिए। चलो, मैं बोर हो रहा हूँ, चलो मेरे साथ खेलो। और उसके बाद मुझे वो हलवा खाना है, वो भी बनाना। ओजल अपने माथे को रगड़ती है। वह कुछ सेकंड तक अकेली रहना चाहती थी, लेकिन ये लिटिल डेविल उसे अकेला छोड़ने ही नहीं वाला। तो फाइनली वे कहती है, ऑल राइट चलो। उसके बाद दोनों नीचे गार्डन में पहुंच जाते हैं और मान अपने फुटबॉल के साथ खेलना शुरू कर देता है। सर पर धूप चमक रही थी और ओजल को पता नहीं क्यों कुछ
ज़्यादा ही तेज़ लग रही थी। थोड़ी देर खेलने के बाद ओजल को महसूस होता है कि उसका सर घूमने लगा। वह अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, ठीक से अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी वक़्त चक्कर खाकर गिर जाएगी। अरमान उसकी हरकत देखकर ज़ोर से बोला, "क्या कर रही हो? ध्यान दो।" ओजल अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करती है, मैनेज करती है और फिर से अरमान पर फ़ोकस करती है। अरमान खेल जारी रखता है। थोड़ी देर खेलने के बाद एक बार फिर से ओजल को वही महसूस होने लगता है। अब उसके साथ यह सब कुछ काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। वो सच में नहीं समझ पा रही थी कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो रही है। क्या इसका मतलब उसका वक़्त धीरे-धीरे नज़दीक आ रहा है? क्या इसका मतलब अब वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है इस दुनिया में? तभी अचानक बॉल ज़ोर से आकर ओजल को लगती है। ओजल तुरंत लड़खड़ा जाती है, उसका सर भी चकरा जाता है और वह गिर जाती है, लेकिन ज़मीन पर गिरने की बजाय किसी की बाहों में थी। वह महसूस करती है, आँखें बंद होने से पहले वह मजबूत सी बाहें, वो फ़ैमिलियर सा फ्रेग्रेंस। थोड़ी देर बाद ओजल फाइनली अपनी आँखें खोलती है। वह पाती है कि वह कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई है। वह ठीक से होश में आकर देखती है तो उसकी आँखों के ठीक सामने प्रतीक बैठा हुआ था, चेहरे पर हल्के से सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। उसके बगल में थोड़ी सी दूरी पर अभिनव खड़ा हुआ था, हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ। और उसके भी बगल में छोटा सा पिद्दी सा अरमान। उसके एक्सप्रेशन तो अनोइंग थे ही। यह लड़की खेलते खेलते बेहोश हो गई। लाइक सीरियसली, टोटली अनोइंग। सारे खेल का मजा खराब कर दिया इसने। ओजल होश में आई तो प्रतीक ने कहा, यू आर अवेक, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ओजल अपने सर को थोड़ा पकड़ लेती है। सर हल्का सा अब भी घूम रहा है, लेकिन पहले से तो बेटर लग रहा था। उसने प्रतीक से कहा, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, थैंक यू। प्रतीक पानी का गिलास उठाकर देता है। तुम अचानक बेहोश हो गई, शायद डिहाइड्रेशन की वजह से। ओजल चुपचाप पानी का ग्लास पीती है। वो जानती थी कि वो क्यों बेहोश हुई है। उसका डिहाइड्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है। उसने ग्लास वापस रखा। तभी प्रतीक ने पूछा, ये शिवा कौन है? अचानक से शिवा का नाम सुनकर ओजल बर्फ की तरह फ्रीज हो गई। उसका हार्ट बीट ऊपर चला गया। इन लोगों को शिवा के बारे में कैसे पता चला? क्या इन्हें कुछ पता लग गया है? अभिनव चुपचाप खड़ा उसके एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। अचानक यह नाम सुनकर यह लड़की हैरान हो गई। क्या यह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? ओजल अभिनव और प्रतीक की तरफ देखती है, हिम्मत करके उससे पूछती है, आप लोग कैसे? इसके आगे कुछ बोल पाती इससे पहले प्रतीक ने कहा, तुम जितनी देर बेहोश थी इस नाम को लगातार ले रही थी। कौन है ये शिवा? ओजल का दिल थोड़ा जोर से धड़क रहा था। अगर इन लोगों को शिवा के बारे में पता चल गया तो उसकी आइडेंटिटी सामने आने में देर नहीं लगेगी। फिर उन दोनों के साथ क्या होगा भगवान ही जाने। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी ओजल को अभिनव की आवाज़ सुनाई दी, जवाब दो, कौन है ये लड़का? क्या तुम्हारा कोई रिलेटिव है? मगर तुम्हारे बायोडाटा में तो शिवा नाम का कोई भी लड़का नहीं था। अभिनव की बात सुनकर ओजल उसकी तरफ देखती है। उसे तुरंत रियलाइज हुआ, अरे हाँ, शिवा यह नाम तो किसी लड़के का है। अब इन लोगों को थोड़ी ना पता कि यह एक्चुअली में एक लड़की है। ऊपर से अभिनव जितना सस्पिनियसली नज़रों से उसे देख रहा था, उसे ज़रूर कुछ ना कुछ शक हो गया था। लेकिन अपने डर और घबराहट को ओजल पूरे तरीके से कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे अपने बॉयफ्रेंड को भी अपने बायोडाटा में ऐड करना था क्या? अचानक ओजल की बात सुनकर प्रतीक की आंखें बड़ी हो जाती है और अभिनव की आंखें सिकुड़ जाती है। इसमें हल्की सी हैरानी नजर आ रही थी। प्रतीक एकदम से बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? तुमने कभी बताया क्यों नहीं? अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल टूट गया। शिट यार, इस लड़की का तो बॉयफ्रेंड निकल गया। उसने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। ओजल थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, वह मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब मैं हर किसी को अपने रिलेशनशिप के बारे में क्यों बताऊं? क्या यह ज़रूरी है? इसका मेरे काम से क्या लेना देना? तभी अभिनव थोड़ी डार्क आवाज़ में बोला, लेना देना है, तुम्हें बताना चाहिए था। अचानक उसकी आवाज़ सुनकर प्रतीक और ओजल दोनों उसकी तरफ देखते हैं, थोड़ा हैरानी से, थोड़ा कन्फ्यूज़न, यहाँ तक कि अरमान की भी अभिनव की तरफ देखता है अजीब नज़रों से। इस लड़की का बॉयफ्रेंड है या नहीं, इस चीज़ का भला उससे क्या लेना देना? वह क्यों इतना अग्रेसिव होकर बोल रहा है? ओजल थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोली, मिस्टर ठाकुर, मुझे नहीं पता कि अपने बॉयफ्रेंड को मेंशन करना भी ज़रूरी है। आई एम सॉरी। प्रतीक को ऐसा लग रहा था जैसे उसका हार्ट ब्रेक हो गया और दिल टूट गया। उसने कहा, वैसे तुम लोग कितने साल से रिलेशनशिप में हो सलोनी? तुम्हारी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं लगती, अभी अभी रिलेशनशिप में आए हो क्या? ओजल ने कहा, नहीं, हम लोग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनकर तो प्रतीक का और भी ज़्यादा दिल टूट गया और अभिनव के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क हो गए। चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, ये वर्ड दो तीन बार उसके कानों में गूंजा। थोड़ी देर में वह सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद ओजल बिस्तर पर अकेली बैठी हुई थी।
थैंक गॉड जैसे-तैसे करके उसने शिवा के मैटर को सँभाल लिया और यह भी शुक्र है कि उसने सिर्फ़ शिवा का नाम ही लिया बेहोशी की हालत में और ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अगर कुछ भी ऐसा-वैसा बोल दिया होता तो जिस तरह से अभिनव उसे देख रहा था उसे कुछ न कुछ शक ज़रूर हो गया होता। ओह गॉड! अब वो क्या करे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से 1 हफ्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ओजल ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला तो जैसे ही उसने उम्मीद की थी इन लोगों की तरफ से धमकी भरा हुआ मैसेज आया था। अगर 2 दिन में कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके हाथ नहीं लगी तो वह लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। यह देखकर ओजल अपना सलाइवा गटक लेती है। एक तो वह ऑलरेडी ज़िंदा नहीं बचने वाली थी, ऊपर से यह लोग भी। वह एक गहरी सांस लेती है तभी उसका फ़ोन एक बार फिर से बज जाता है। बेजान सी बेमन होकर वह मोबाइल फ़ोन में उस मैसेज को बेजान सी बेमन होकर वह मोबाइल फ़ोन में उस मैसेज को देखती है जो उसकी ब्लैक बैट टीम के एक मेंबर का था। डार्क एंजल देयर इज़ अ गुड न्यूज़। अचानक यह मैसेज देखकर ओजल तुरंत टाइप बैक करती है। कैसे गुड न्यूज़? कुछ सेकंड में स्क्रीन पर एक और मैसेज आता है। गेस व्हाट? हमें तुम्हारी बीमारी का इलाज मिल गया। ये सुनकर ओजल की आंखें इतनी बड़ी हो जाती हैं और वह इतनी शॉक हो जाती है कि उसका मोबाइल फ़ोन उसके हाथों से गिर जाता है। बहुत शुक्र है कि वह बिस्तर पर बैठी थी और मोबाइल फ़ोन बिस्तर पर ही गिरा था। लेकिन क्या उसने बिल्कुल सही पढ़ा? क्या वाक़ई में इन लोगों को उसकी बीमारी का कोई इलाज मिल गया? पिछले कुछ दिनों से हालाँकि ओजल ये उम्मीद हार चुकी थी कि कोई भी उसे बचा सकता है, लेकिन फिर भी उसने पूरे तरीके से हिम्मत हारने की बजाय एक आखिरी कोशिश करना ज़रूरी समझा। उसने अपनी ब्लैक बैट टीम को एक टास्क असाइन किया कि वह लोग उसके लिए इलाज ढूँढे। दुनिया में कहीं पर भी, किसी के पास भी अगर उसकी बीमारी का कोई इलाज है, तो वह उसे ज़रूर ढूँढे। उसने ऑलरेडी अपनी सारी रिपोर्ट शेयर कर दी थी और अब ये लोग बोल रहे हैं कि इलाज मिल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसकी किस्मत वाक़ई में इतनी अच्छी है? इतना बड़ा चमत्कार आखिर कैसे हो सकता है? वह तुरंत मोबाइल फ़ोन उठाती है और मैसेज टाइप करती है, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्या? मुझे सब कुछ बताओ। कौन है जो मेरा इलाज कर सकता है और क्या वाक़ई में मैं ठीक हो सकती हूँ? जब ओजल ने ये इन्फॉर्मेशन अपनी ब्लैक बैट टीम के साथ शेयर की थी तो उसका दिल टूट गया था। ओजल उनकी आइडियल थी, उनकी हेड। उसे कुछ हो जाए ये चीज़ उन लोगों की बर्दाश्त से बाहर थी। उन्हें वाक़ई में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन अब इस न्यूज़ ने सबके मूड को एकदम से चेंज कर दिया। सामने से मैसेज आया, हाँ, इस दुनिया में सिर्फ़ एक ही डॉक्टर है, जो तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकता है। ओजल तुरंत टाइप करती है, कौन है वो डॉक्टर? कहाँ मिलेगा? मुझे जल्दी बताओ। मैं जल्द से जल्द उस डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहती हूँ, ज़्यादा वक़्त नहीं है, मुझे जल्द ही मिलना होगा। दूसरी तरफ से मैसेज आया, यार एक बुरी बात भी साथ में है और वो ये है कि इस डॉक्टर की आइडेंटिटी पूरे तरीके से सीक्रेट है। हम लोग उसे ढूँढ नहीं पा रहे। सिर्फ़ इतना पता है कि वो कोई डॉक्टर एक्स है। यह सुनकर ओजल हैरान हो जाती है। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? सामने से जवाब आया, मैं तुम्हें एक फ़ाइल शेयर कर रहा हूँ। टेक अ लुक। डॉक्टर एक्स की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम निकाल पाए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद ओजल के स्क्रीन पर एक फ़ाइल का लिंक आता है। ओजल उसे ओपन करके देखती है तो उसमें बहुत थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन बहुत भारी इन्फॉर्मेशन थी। कोई डॉक्टर एक्स है इस दुनिया में, कहाँ है पता नहीं, लेकिन उसकी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी इम्प्रेसिव थी। इस डॉक्टर ने दिमाग पर पूरी स्पेशलिटी कर रखी थी और वह इकलौता दुनिया का ऐसा डॉक्टर था जिसे कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड दिमागी ऑपरेशन और सर्जरी की थी और आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ था। ही इज़ अ जीनियस। यह देखकर ओजल का दिल जोर से धड़कने लगता है। फाइनली उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी, एक जीनियस डॉक्टर जो उसकी मदद कर सकता था, उसकी जान बचा सकता था। क्या ये पॉसिबल है? क्या वह सच में बच सकती थी? ये डॉक्टर उसकी मदद कर सकता है या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर कर सकता है तो ओजल को डेस्परेटली इस डॉक्टर की मदद चाहिए किसी भी कीमत पर। उसने तुरंत अपनी टीम को मैसेज सेंड किया, किसी भी तरह से जल्द इस डॉक्टर से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल कर लाओ और कैसे भी करके इसका कांटेक्ट करने की कोशिश करो। मुझे डॉक्टर की हेल्प की सख्त ज़रूरत है। मेरी तबीयत अब दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। डोंट वरी अबाउट द मनी, जस्ट फाइंड हिम एनी हाउ। दूसरी तरफ से धड़ाधड़ मैसेज आने लगे, डार्क एंजल डोंट वरी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर को ढूंढने की, हम किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढ कर रहेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यस, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, इतनी आसानी से तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत सारे मैसेज आते हैं, वो चलिए देखती है तो मुस्कुरा देती है, मगर एक बात
की खुशी उसे सच में हो रही थी। अब शायद वह ज़िंदा बच सकती है, शायद उसके पास चांस है। लेकिन कौन है ये डॉक्टर एक्स और कहाँ मिलेगा, पता नहीं। ओजल कॉरिडोर से गुज़र रही थी, तभी अचानक उसे कुछ तेज़ आवाज़ सुनाई देती है और उसके कदम ठहर जाते हैं। उसकी नज़र अभिनव के कमरे की तरफ पड़ी। दरवाज़ा हल्का-सा खुला हुआ था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा जैसे उसे जाकर सुनना चाहिए। वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वह तुरंत ही दबे पाँव अभिनव के कमरे के पास गई और सुनने लगी। अंदर से अभिनव की डेस्परेट आवाज़ सुनाई दी, आई एम गिविंग यू 1 वीक। बहुत हो गया। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर अपनी आँखों के सामने चाहिए। ओजल हल्का-सा खुले हुए दरवाज़े से झाँक कर कुछ ऐसा देखती है कि उसकी साँस हलक में अटक जाती है। वह देखती है कि अरमान बिस्तर पर पड़ा है, बेहोश है और प्रतीक चेहरे पर पैनिक बड़े एक्सप्रेशन के साथ उसे एग्जामिन कर रहा है। ओजल का दिल जोर से धड़क उठा। व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? ओजल तुरंत ही दरवाज़ा खोल देते। अभिनव जो कि कॉल पर बात कर रहा था और प्रतीक जो कि अरमान को चेक कर रहा था, वह दोनों एकदम से ओजल की तरफ देखते हैं। अरमान को बिस्तर पर बेहोश देखकर ओजल हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। क्या हुआ अरमान को? वो ठीक तो है ना? उसने थोड़ी घबराहट भरी आवाज़ में प्रतीक से पूछा। प्रतीक थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और उसने कहा, हाँ हाँ, बस तबीयत खराब होने की वजह से शायद बेहोश हो गया। ये ठीक है? अभिनव डार्क आंखों से उसे देखते हुए बोला। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओजल एकदम से उसकी डार्क आवाज़ सुनकर थोड़ी घबरा गई और बोली, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने अभिनव ने डार्क आवाज़ में कहा, गेट आउट। ओजल कुछ सेकंड तक अपनी जगह पर बर्फ की तरह जमी रही, लेकिन अभिनव की आवाज़ सुनकर वह तुरंत वहाँ से निकल गई। अभिनव ने कॉल कट किया, दरवाज़ा बंद किया और काउच पर बैठ गया। उसकी नज़रें अरमान के ऊपर जमी थीं। वह जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर अभिनव खड़ा था। अचानक अभिनव को वहाँ पर देखकर ओजल हैरान हो गई। उसकी गोद में अरमान था जो सो रहा था। अभिनव कुछ सेकंड खामोशी से खड़ा रहा। ओजल ने कहा, ऑल ओके मिस्टर ठाकुर? अभिनव ने कहा, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? ओजल ने तुरंत कहा, जी कहिए, कहिए ना। अभिनव ने अरमान की तरफ देखा और फिर ओजल से कहा, क्या आज रात तुम अरमान को अपने पास सुला सकती हो? उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और ऐसे में नाइटमेयर्स उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ओजल तुरंत कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है, आखिर इसी काम के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद वह अपना हाथ आगे करती है। अभिनव अरमान को ओजल की गोद में दे देता है। ऐसा करते वक्त दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं। ओजल थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, पर वह तुरंत अरमान को अपनी बाहों में पकड़ लेती है। वह अरमान के चेहरे को देखती है। वह सो रहा था, लेकिन उसका चेहरा काफ़ी पीला लग रहा था। उसने चिंता भरी आवाज़ में अभिनव से पूछा, मिस्टर ठाकुर, अगर आप गुस्सा ना करें तो क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? अभिनव बस हल्का सा सर हिला देता है। ओजल पूछती है, अचानक अरमान को क्या हो गया? सुबह खेलते वक्त तो वो बिल्कुल ठीक था, फिर अब यह अचानक उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? सब ठीक तो है ना मिस्टर ठाकुर? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अरमान को कोई सीरियस प्रॉब्लम है। अभिनव कुछ सेकंड तक खामोश रहा और फिर कुछ कहा, वह ठीक है, कभी कभी उसके साथ ऐसा हो जाता है। अरमान की हालत के बारे में अभिनव ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करता। ओजल समझ जाती है कि वह नहीं बताना चाहता, तो वो भी ज़्यादा ज़ोर नहीं डालती, बस हल्का-सा सर हिलाकर कहती है, गुड नाइट मिस्टर ठाकुर। अभिनव में गुड नाइट बोलता है और एक आखिरी बार प्यार से अरमान के सर पर हाथ फेरकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ओचल दरवाज़ा बंद करके अरमान को बिस्तर के पास लेकर आती है और उसे लिटा देती है। वह कुछ सेकंड तक अरमान के चेहरे को देखती है। पता नहीं अचानक अरमान को क्या हो गया? उतना एकदम से बीमार कैसे हो गया? अब तक तो वो बिल्कुल ठीक था। ओजल कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह उसके बगल में लेट जाती है और प्यार से उसके पेट पर हाथ रखकर उसके थपथपाने लगती है। आरुष एक ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ था और पानी में कुछ फेंक रहा था। उसके चेहरे पर रह रह के स्माइल आ रही थी। वह जीनत के बारे में सोच रहा था और सोच सोच कर स्माइल कर रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और पलटकर देखता है तो शंभू टैक्सी लेकर वहाँ पर पहुँच गया था। जीनत, जो कि शंभू के अवतार में थी, फटाफट टैक्सी लेकर उसकी बताई हुई जगह पर आ गई थी। उसे तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को इस लड़के ने इसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। उसकी गाड़ी और ड्राइवर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे, तो फिर उसकी क्या ज़रूरत थी? ज़ीनत चलते हुए आरुष के पास आई और शंभू की आवाज़ में पूछा, आपने बुलाया सर, लेकिन आज तो आपकी गाड़ी और ड्राइवर दोनों यहाँ पर है, फिर मुझे क्यों बुलाया? आरुष शंभू को देखकर मुस्कुराकर बोला, शंभू मेरे भाई, आ ना, बैठ यहाँ, मेरे पास बैठ। ज़ीनत को आरुष की हरकत थोड़ी सी अजीब लगती है, मगर वह ज़्यादा सवाल नहीं करती और चुपचाप जाकर आरुष के बगल में बैठ जाती है। आरुष बगल से बियर की एक कैन
जीनत की तरफ बढ़ा देता है। "ये लो।" जीनत तुरंत मना करते हुए बोली, "नहीं सर, मैं नहीं पीता।" "आप जानते हो ना?" आरुष अपनी आंखें रोल करके ज़बरदस्ती उसके हाथ में देते हुए बोला, "कम ऑन, फ्रूट बियर है, डोंट वरी। मुझे पता है तुम ड्रिंक नहीं करते।" यह सुनकर जीनत चुपचाप कैन अपने हाथ में ले लेती है। आरुष भी अपनी बियर की बोतल उठाता है और पीने लगता है। जीनत आरुष की तरफ देखती है। नीचे नदी बह रही थी, वो लोग पुल के ऊपर बैठे थे। आसमान में चाँद चमक रहा था और चाँदनी उनके हैंडसम से चेहरे पर गिर रही थी। उसे बिल्कुल प्रिंसेस सिंड्रेला का राजकुमार बना रही थी। ऐसा लुक दे रही थी कि एक सेकंड के लिए तो जीनत भी उसके चेहरे की तरफ देखती ही रह जाती है, फिर जल्द ही होश में आकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। वह अपने मन ही मन में अपने आप को फटकार लगाते हुए कहती है, "क्या कर रही हो ज़ीनत? इसे ऐसे क्यों देख रही हो?" फिर उसने अपना गला साफ किया, थोड़ा खुद को नॉर्मल करते हुए आरुष से कहा, "क्या बात है सर? आज तो आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? ज़रूरी काम था?" आरुष ने कहा, "नहीं, कुछ भी ज़रूरी काम नहीं था। अकेला बैठा था, तो सोचा तुम्हें बुला लेता हूँ, कंपनी हो जाएगी।" यह सुनकर ज़ीनत अपनी आइब्रो को हल्का-सा ऊपर उठा लेती है। इस आदमी ने इसलिए बुलाया क्योंकि ये अकेला बैठा बोर हो रहा है? ये पागल है क्या? ये आदमी एकदम पागल है। वह दिन भर काम करके थक गई है, घर जाकर उसे आराम करना था, लेकिन इस आदमी ने तो उसकी नींद हराम करके रखी हुई है। आरुष बार-बार मुस्कुरा रहा था और यह चीज़ ज़ीनत को खटक रही थी। उसने कहा, "लेकिन आपके चेहरे की चमक तो बता रही है कि आज आप कुछ ज़्यादा ही खुश हैं।" आरुष एकदम से शंभू की तरफ आरुष एकदम से शंभू की तरफ देखता है और कुछ सेकंड देखने के बाद एक्साइटमेंट में वह उसे हग कर लेता है। उसके इस हरकत से ज़ीनत की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या किया इस आदमी ने? वह तो अपना सलाइवा गटक लेती है और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। आरुष ने कहा, "तुमने बिल्कुल सही गैस किया, इसलिए तो मेरे फेवरेट हो। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है?" हग ब्रेक करके वह शंभू की आंखों में देखते हुए बोला, "आई फेल इन लव विद समवन। शंभू, मुझे किसी से प्यार हो गया है और मैं बता नहीं पा रहा कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए एक शब्द नहीं है यार। आई एम जस्ट सो हैप्पी। समझ नहीं आया कि अपनी खुशी किसके साथ शेयर करूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुला लिया।" आरुष बोले जा रहा था, लेकिन ज़ीनत अभी भी हैरान उसके शब्दों में अटकी हुई थी। यह किसी से प्यार करने लगा है? इसे किससे प्यार हो गया है? लेकिन किससे? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद ज़ीनत ने फाइनली पूछा, "सर कौन? किससे प्यार हो गया आपको? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है।" ज़ीनत तो यह पूछे बिना रह नहीं पाई। भले ही नकली ही सही, पर उसके साथ रिलेशन में होने के बावजूद ये आदमी कहीं और मुँह मार रहा है। कहीं न कहीं यह सुनकर ज़ीनत को इरिटेशन हो रही थी, लेकिन आरुष के अगले शब्द ने उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। "मेरी गर्लफ्रेंड, उसी से तो प्यार हुआ है मुझे, ज़ीनत। आई लव हर।" यह सुनते ही ज़ीनत की आँखें फट गई और उसके हाथ से बियर की कैन पानी में गिर गई। उसकी हार्ट एकदम से बीट्स को स्किप कर गया। आरुष ने शंभू की तरफ देखा और कहा, "तुम्हें पता है, इतने दिन से स्ट्रगल कर रहा था कि मुझे उस लड़की के लिए स्पेशल फीलिंग क्यों आ रही है। मैं उसकी इतनी फ़िक्र क्यों कर रहा हूँ। अब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे उससे प्यार हो गया। ओह माय गॉड! दिस इज़ सो क्रेज़ी।" ये बोलकर वह हंसने लगता है और बियर पीने लगता है। जीनत के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह अब भी अपनी जगह पर बर्फ की तरह जमकर बैठी हुई थी। उसे ऐसे देखकर आरुष ने कहा, "क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ऐसे क्यों बैठे हो जैसे तुम्हें कोई बहुत बड़ा सदमा लग।" जीनत तुरंत होश में आई और थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपनी गर्दन को खुजाते हुए बोली, "नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन।" इस वक्त जीनत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसा फील करना चाहिए। यह प्लेबॉय ठरकी आदमी उसके प्यार में गिर गया है। अरे यार, यह तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। इसकी तो उम्मीद उसने की ही नहीं थी। तभी आरुष की स्माइल फीकी पड़ जाती है। वह गहरी सांस लेकर कहता है, "मैं तो उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती।" शंभू जीनत नज़र उठाकर आरुष की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर वाकई में उदासी थी। यह देखकर पता नहीं क्यों जीनत को अजीब सा फीलिंग आती है, अजीब सी बेचैनी। पर वह उसके चेहरे को नहीं देखती, अपनी नज़र हटा लेती है और कहती है, "अगर ऐसा है तो कुछ नहीं किया जा सकता सर। हम किसी को जबरदस्ती अपने प्यार करने पे तो मजबूर नहीं कर सकते ना।" जीनत के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, मगर जैसे तैसे वह खुद को कंट्रोल करके बैठी थी। आरुष के साथ प्यार नहीं बाबा, नहीं। वह ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। वह प्ले बॉय लड़का उसके लिए नहीं बना। इसके प्यार नहीं कर सकती वो। और
इसे भी नहीं करना चाहिए। तभी आरुष शंभू की तरफ देखकर बोला, मैं उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? यह सुनते ही ज़ीनत की आँखें बड़ी हो गई। मैं? आरुष हाँ में अपना सर हिलाकर बोला, हाँ तुम। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो थोड़ी-सी? ज़ीनत अपनी पलकों को कई बार झपकाती है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, कुछ बोलने की कोशिश करती है, मना करने की कोशिश करती है, मगर आरुष उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बेचैनी और रिक्वेस्ट भरी आवाज़ में बोलता है और रिक्वेस्ट भरी नज़रों से उसे देखता हुआ बोला, शंभू यार तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्योंकि मुझे तुम्हारी एडवाइस बहुत जेन्युइन लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझते हो। आई मीन लाइक तुम्हें लड़कियों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। नॉलेज तो मुझे भी है, लेकिन मेरा थोड़ा अलग तरीका है और ज़ीनत उस तरीके की लड़की नहीं है कि मैं अपने तरीके से उसे इम्प्रेस कर सकूँ। वह थोड़ी अलग तरीके की लड़की है। क्या तुम मेरी मदद करोगे उसके दिल में अपने लिए जगह बनाने में? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। शंभू अपने भाई के लिए इतना नहीं करोगे? ज़ीनत समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। यह कैसी अजीब-सी सिचुएशन में फँस गई। वह इस आदमी की मदद करेगी अपने ही दिल में, वह इस आदमी के लिए जगह बनाने में, लाइक सीरियसली। थोड़ा ऑकवर्ड होकर उसने हाथ पीछे किया और कहा, मैं मतलब मैं क्या कर सकती हूँ सर? आई मीन यह आप दोनों के बीच की बात है, इसमें मैं क्या करूँ? आप सीधा-सीधा जाकर बोल दीजिए, अगर वह हाँ कहे तो ठीक है, अगर ना कहे तो भी ठीक है। ज़बरदस्ती क्यों करनी? अपनी उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसका अपना दिल है, अगर वह प्यार करना चाहती है तो करेगी, अगर नहीं करना चाहती तो नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को लेकर आपको कुछ करना चाहिए या कोई ज़बरदस्ती करनी चाहिए। अगर वह आपको रिजेक्ट कर देती है तो चुपचाप रिजेक्शन बर्दाश्त कर लीजिए। शंभू की बात सुनकर आरुष तुरंत कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ज़ीनत उसकी तरफ देखती है। आरुष डिटरमाइंड होकर बोला, ऐसा नहीं है कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। उसके दिल में फीलिंग्स है, मैंने महसूस की है। बस वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा नहीं है और उसकी बात भी बिल्कुल सही है। मैं इतनी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो चुका हूँ। कोई भी ढंग की लड़की आँखें बंद करके मेरे प्यार पर भरोसा नहीं कर सकती। आरुष की इस बात से ज़ीनत थोड़ी एग्री कर जाती है। वह इसलिए उस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि वो बहुत सारी लड़कियों के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व है। लेकिन यह क्या कहा उसने? इसने कब महसूस किया कि उसके दिल में उसके लिए कोई ऐसी-वैसी फीलिंग है? ज़ीनत अपना चेहरा झटक लेती है और कहती है, "ये आप कैसे कह सकते हैं कि उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग है? यह भी तो हो सकता है कि आपको कोई गलतफ़हमी हो रही हो। आई मीन वह सिर्फ़ प्यार से बोल रही थी और आपको लग रहा हो कि उसके दिल में आपके लिए कुछ है।" आरुष अपनी आइब्रो ऊपर उठाकर बोला, "प्यार से? प्यार से तो उसने आज तक कभी मुझसे बात ही नहीं की। वह तो तीखी मिर्च है, जब भी मुँह खोलती है आग उगलती है।" यह सुनकर ज़ीनत अपनी आइब्रो आपस में सिकोड़ लेती है। क्या कहा? तीखी मिर्च? ये सोचता है वो उसके बारे में? आरुष ने कहा कि उसने आज तक कभी उससे प्यार से बात भी नहीं की। इनफैक्ट उसने मुझसे इतनी लड़ाइयाँ की हैं ना, उतनी लड़ाइयाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी दुश्मन से भी नहीं की। लाइक सीरियसली वह लड़की चलता-फिरता डिज़ास्टर है मेरी लाइफ़ का। यह सुनते ही ज़ीनत के हाथ की मुट्ठियाँ ज़ोर से कस जाती हैं और वह अपने मन में चिल्लाती है, अगर इतना ही बड़ा डिज़ास्टर हूँ तो फिर यह प्यार-व्यार की बाँसुरी क्यों बज रही है? मन तो करता है ज़ोर से लात मारो और यहीं नदी में विसर्जन कर दूँ इसका। कमीने की लाश भी ना मिले किसी को। हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसी स्वीट, इनोसेंट, प्यारी सी लड़की को डिज़ास्टर बोलने की? और क्या मतलब है कि इसके साथ मैं लड़ती रहती हूँ? ये आदमी लड़ने के काम करेगा तो लड़ूँगी ही ना, इसकी गोद में बैठकर प्यार तो नहीं करूँगी इसे। सही है कि इसके लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है, यह लायक ही नहीं है। फिर वह अपना गला साफ करती है और शंभू की आवाज़ में कहती है, अगर वह इतनी बड़ी डिज़ास्टर है, फिर आप उसके प्यार कैसे कर सकते हैं? आपको तो उससे दूर भागना चाहिए, इरिटेट होना चाहिए। आरुष ने तुरंत कहा, है ना? मैं भी इस बात को लेकर हैरान हूँ। वह जितना मेरे सिर में दर्द करती है, जितना मुझ पर चिल्लाती है, चीखती, गुस्सा करती है, मुझे उतना ही प्यार आता है यार उस पर। मन करता है उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में पकड़ के बस इस दुनिया के ख़त्म हो जाने तक उसे किस करता रहूँ। उसे किस से याद आया, उसके होंठ, ओह माय गॉड! मैंने अपनी लाइफ़ में इतने टेस्टी और एडिक्टिव होठ कभी किसी के टेस्ट नहीं किए। यह सुनकर अचानक ज़ीनत की आँखें बड़ी हो जाती हैं। उसका दिल ज़ोर से उछलने लगता है और चेहरा लाल हो जाता है। वह तुरंत अपनी नज़रें हटा लेती है और होठों को कस के दाँतों के नीचे दबा लेती है। आरुष एक ठंडी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखकर बोला, वह जितनी मुझे इरिटेट करती है, मैं उतना ही उसे देखना चाहता हूँ। वह जितना मुझसे दूर भागती है, मैं उसे उतना ही करीब रखना चाहता हूँ। वह जितना मुझ पर चिल्लाती है, मैं उतना ही उसे सुनना चाहता हूँ। पता नहीं ये कैसी अजीब-सी फीलिंग है। शंभू शायद ऐसा ही होता है
प्यार, है ना? सामने वाला कितना भी इरिटेटिंग, अनोइंग हो, कितना प्यारा लगता है, उसकी हर एक हरकत ऐसे जान लुटा देने वाली क्यूट लगती है। ज़ीनत अपना सलाइवा गटक लेती है, ये आदमी क्या बोले जा रहा है? क्या बकवास किया जा रहा है? टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।